Hi friends, uh, as I said in my previous uh, lecture, my name is Chansigar Barula and my mobile number is 9899123008. And this particular session I am conducting because to bring forward the to bring forward the information system audit course in a digestible manner. असल में होता क्या है कि हमारा सीएक इंस्टीट्यूट ने मटेरियल इशू किया है, वो मटेरियल उतना ल्यूसिड नहीं है, वो कंप्लीट है लेकिन ल्यूसिड नहीं है, एक्सप्लेनेबल नहीं है, तो बहुत जगह पर आदमी को समझ में नहीं आता है। तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स जो हैं उनको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पास करने में काफ़ी मुश्किल होती है और ये उनका कोर एरिया भी नहीं है, तो इसके कारण उनको कई चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो उनको ईज़िली कॉन्सेप्ट ताकि उनके ईज़िली समझ में आ जाए, वो चैप्टर को आराम से इस लेक्चर सेशन को देखकर समझ सकें, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ओपनली उनको बता दिया जाए एक पर्टिकुलर लेवल तक, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे, बहुत ज़्यादा याद करने का एफर्ट ना लगे। सो फीडबैक, एनी काइंड ऑफ फीडबैक इज़ वेलकम। अगर कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन है तो बता दीजिए, और अगर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल हेल्प एंड इफ़ यू आर नियर दिल्ली यू कैन contact me as well, and again my number is 9899123008. So हमने पिछले उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर को स्टार्ट किया था। हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचे थे। So let me tell you about the central processing unit. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, तो सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का। जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो यूएलएसआई चिप में होता है आज की डेट में। मैंने पहले बताया था कि कई टाइप की चिप्स हुई हैं इवॉल्व होके। आपकी वैक्यूम डायोड थे, फिर ट्रांजिस्टर आए, फिर आईसीज आई, फिर आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, आज यूएलएसआई चिप आया। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया है, और यूएलएसआई चिप ही सीपीयू है। यूएलएसआई चिप एक ऐसी चिप है जिसमें कि तकरीबन आज की डेट में अगर i7 खरीदेंगे तो उसमें 100 करोड़ ट्रांजिस्टर है। 100 करोड़ ट्रांजिस्टर मतलब तकरीबन अगर आप कहें कि इट्स इक्वल टू इंडियन पॉपुलेशन। सो अगर आप देखें दुनिया में टोटल पॉपुलेशन है 750 करोड़, और ये माना जाता है कि 2020 तक ऐसी चिप्स बन जाएंगी जिसमें विश्व की पॉपुलेशन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे। तो 1 इंच बाई 1 इंच चिप, जिसे मार्केट में i7 के नाम से बेचा जाता है, या i3 के नाम से बेचा जाता है, i5 के नाम से बेचा जाता है, इंटेल बेचता है, कोर फैमिली के नाम से वो अब बेचता है i3, i5, i7। इससे पहले उसने कोर डुअल कोर डुओ निकाला था, उससे पहले उसने पेंटियम निकाला था, उससे पहले 8086, 80486 और 386 निकाला। तो 10-15 साल तक उसके बाद पेंटियम चला। पेंटियम चलने के बाद अब कोर सीरीज़ आई है। कोर सीरीज़ में i3, i5, i7, ये क्या चीज़ है? यही सीपीयू है। ये 1 इंच बाई 1 इंच के एरिया का आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और या चिप जो करीब 1 इंच बाई 1 इंच है, 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, तो वो 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स अपने अंदर होल्ड करता है, और वही सीपीयू कहलाता है। मदरबोर्ड में वो छोटा सा स्लॉट सारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। अरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं प्लस और माइनस। कंप्यूटर को दो चीज़ समझ में आती है, उसको 1 को 0 से प्लस करना, 0 को 0 से प्लस करना, 0 को 1 से प्लस करना, और 1 को 1 से प्लस करना आता है। और इसी तरह से सब्सट्रैक्शन आता है, वो इन्हीं चीज़ों को प्लस और माइनस करता है। और यही प्लस और माइनस प्रेजेंस ऑफ चार्ज और एब्सेंस ऑफ चार्ज के रूप में एक ट्रांजिस्टर आपके सीपीयू में होल्ड करता है, और इस सीपीयू इसी को प्रोसेस करके बाहर फेंकता जाता है। तो 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स कॉन्स्टेंटली सीपीयू में यही ऑपरेशन करते हैं। तो अगर हम सीपीयू को डिवाइड करें तो सीपीयू में 2 भाग होते हैं, एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिक के काम करती है, लॉजिकल यूनिट जो होती है वो कंपेयर करती है कि कोई भी
अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन वो कंपेयर करती है कि कौन किससे बड़ा है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इस तरीके से वो कंपेयर करती है। अगर कोई 0 1 से बड़ा है या 0 0 के बराबर है कि नहीं है, 1 0 से बड़ा है, ये सारे काम लॉजिकल यूनिट करती है। इसके साथ ही साथ एक कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट इन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है रैम से बातें करना। रैम जो है कंट्रोल यूनिट से कम्युनिकेट करती है। कंट्रोल यूनिट बार बार रैम के पास जाता है, बोलता है कोई डेटा है देने के लिए। अगर रैम बोलता है, रैम के पास कोई डेटा होता है, तो वो उस डेटा को कोऑर्डिनेट करता है और वही डेटा आगे जाकर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में चले जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो होती है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट 3 भागों में डिवाइडेड होती है। एक होता है डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड सर्किट्स। अब डेटा रजिस्टर क्या होता है? अगर डेटा रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर से बोला 20 + 30 = 50 करना है, तो 20 और 30 डेटा हो गया। 20 और 30 का एडिशन करना है, हमने कंप्यूटर से बोला। 20 और 30 जो है डेटा रजिस्टर में चले जाता है। उसके बाद 20 और 30 का एडिशन होता है, जो कि उसमें सर्किट्स होते हैं, वो इस एडिशन को करते हैं। और जब 50 आता है तो वो एक्यूमुलेटर में चले जाता है। एक्यूमुलेटर इस रिजल्ट को होल्ड करता है और वापस रैम के पास भेज देता है कि 20 + 30 जो आपने बोला था उसका आंसर है 50। ये सब चीज़ें मशीन लैंग्वेज में होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। यानी 0 1 0 0 1 0 यही कंप्यूटर को समझ में आता है और इसी टर्म्स में वो कम्युनिकेट बैक करता है रैम को। तो सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक मेमोरी होती है, सबसे हाई स्पीड मेमोरी रजिस्टर होता है। और रजिस्टर कहाँ होते हैं? आपके सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स 3 टाइप के होते हैं: एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। जिसमें कि डेटा रजिस्टर जो होता है वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होता है। जो एड्रेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो कंट्रोल यूनिट में होता है। रजिस्टर बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ये मेमोरी अपने में परमानेंटली नहीं रखती है, क्योंकि परमानेंटली अगर कोई मेमोरी रखेगी तो उसकी स्पीड हल्की हो जाएगी। तो इसलिए ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है और फटाफट इसमें इंस्ट्रक्शन आते हैं और फटाफट इसमें से इंस्ट्रक्शन गायब हो जाते हैं। अगर वो परमानेंट मेमोरी के फॉर्म में आना चाहेगा तो उसको बर्न करना पड़ेगा, कुछ टाइम लेना पड़ेगा, और रजिस्टर में ये होने का अंदेशा बिल्कुल नहीं होता है। असल में क्या होता है कि अगर आप मदरबोर्ड में देखें तो मदरबोर्ड में जो भी मेमोरी होती हैं उन्हें प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि रैम प्राइमरी मेमोरी है। रैम को ही लोग प्राइमरी मेमोरी समझते हैं, लेकिन रैम ही नहीं है प्राइमरी मेमोरी, बल्कि रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, जो बायोस है, जो बूटिंग में, कंप्यूटर को बूटिंग में हेल्प करता है, रोम बायोस, वो भी एक प्राइमरी मेमोरी है। इसी तरह रजिस्टर भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। कुछ फ्लैश ड्राइव आती हैं जो कि आपके मदरबोर्ड में लगती हैं, और वो इसलिए लगती हैं ताकि जितने भी, अगर आप कोई प्रिंटर लगा रहे हो सपोज, तो उसके डिवाइस ड्राइवर्स वो हार्ड डिस्क में ना रहकर सीधे के सीधे मदरबोर्ड में रहें, ताकि जो एग्जीक्यूशन हो वो तेज हो। और ऐसे केस में वो फ्लैश ड्राइव या जो मेमोरी, जो फ्लैश मेमोरी जो है, जो आपके मदरबोर्ड में लगी है, वो भी प्राइमरी मेमोरी में आएगी। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो मदरबोर्ड में होती है। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी वो है जो मदरबोर्ड के बाहर होती है। ये क्लासिफिकेशन है। रैम बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है और रैम को ही सब लोग प्राइमरी मेमोरी में समझते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि रजिस्टर्स रैम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। रजिस्टर्स की मेमोरी बहुत हल्की होती है, वो MB में होती है। अगर आप रैम देखो तो आज की डेट में आपके पास सिस्टम होंगे 4 GB रैम के, 5 GB रैम, 8 GB रैम के सिस्टम्स होंगे। जो है टॉप एंड मॉडल आजकल निकलता है वो 8 GB रैम तक भी निकला हुआ है। नॉर्मल कंप्यूटर्स वगैरह में 4 GB रैम नॉर्मल हो गई है, 2 GB रैम नॉर्मल हो गई है। लेकिन जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो मेगाबाइट्स में होते हैं, और वो स्मॉल होते हैं, और वो बहुत फास्ट होते हैं और बहुत वोलेटाइल होते हैं।
और फास्ट होने के लिए उन्हें वोलेटाइल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो उनकी मेमोरी ऐसी होगी कि कोई इंस्ट्रक्शन उसमें बर्न हो सके तो वो थोड़ा टाइम लगाएंगे, तो उस मेमोरी को स्लो कर देंगे। तो रजिस्टर्स ध्यान रखिए, वो वेरी फास्ट मेमोरी होता है, वो वेरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस कौन, 0 और 1, मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो 0 और 1 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अपने में रखता है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रखता है। और 0 और 1 किस फॉर्म में हो सकते हैं, चार्ज के फॉर्म में हो सकते हैं, लो चार्ज, हाई चार्ज, या एब्सेंस ऑफ चार्ज एंड चार्ज, ये 2 स्टेट्स हो सकती है। तो ये चार्जेस ख़त्म होते जाते हैं और बनते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, और ये सब काम माइक्रो सेकेंड्स में होता है, नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में होता है। तो हम फिर चलते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होती है वो आज की डेट में यूएलएसआई चिप में है और अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशंस करती है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड होती है। ये वेरियस ऑपरेशंस ऑफ मशीन को कंट्रोल करता है बेसिकली। तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो 2 ही पार्ट होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और कई जगह ये कहा गया है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। पर लेकिन सच्चाई ये है कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कंट्रोल यूनिट को भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट को के 2 भाग तो रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर तीसरा भाग डिकोडर होता है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डेटा रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर्स होते हैं, सर्किट्स होता है। तो रैम में अगर मान लिया सपोज कोई इंस्ट्रक्शन आया है a + b, उसको ऐड करो और c निकालो, तो जो a और b रैम में किसी पर्टिकुलर जगह पर होंगे, उनका कोई एड्रेस होगा। ये एड्रेस कंट्रोल यूनिट अपने में ले लेता है कि ये पर्टिकुलर इसका एड्रेस है, और उनसे बोलता है कि रैम से बोलता है कि ये ए और बी को ट्रांसफ़र कर दो डेटा रजिस्टर में, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। तो जो भी डेटा होता है वो कंट्रोल यूनिट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो डेटे का रजिस्टर ट्रांसफ़र होता है और वो आपका एड्रेस रजिस्टर में चले जाता है। डेटा का एड्रेस रजिस्टर में चले जाता है, और इस एड्रेस रजिस्टर में इस डेटा का एड्रेस होता है, और वो डेटा रजिस्टर में चले जाता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। फिर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन ले जाता है कि करना क्या है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कि क्या करना है। और अगर हमें ये बोला जाता है कि ऐड करना है, तो वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में को बोलता है कि अपना जो सर्किट है, ऐड का सर्किट है, उसे स्टार्ट कर दो। तो ऐड का सर्किट स्टार्ट कर देता है। तो कांस्टेंट एक कांस्टेंट कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है, और कंट्रोल यूनिट कॉन्स्टेंटली इनपुट और जो भी वेरियस आउटपुट और इनपुट है उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि किस तरह से प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन करने हैं। यानी कि वो ये बोलता है उन्हें ऐड करना है, माइनस करना है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वही हो सकते हैं, ऐड या कंपेयर करना है, या तो कंपैरिजन हो सकता है, या एडिशन या डिलीशन हो सकता है, और या मल्टीप्लाई करना हो सकता है, या इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट ये चीज़ों को इस तरह से इंस्ट्रक्ट करता है। दूसरी बात, सीपीयू जो है वो क्लॉक या पल्स जनरेटर होते हैं उसमें। सीपीयू की स्पीड जो होती है क्लॉक स्पीड से देखी जाती है। अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो पहले सीपीयू आते थे मेगाहर्ट्ज़ में, आजकल गीगाहर्ट्ज़ में आते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज़। तो ये गीगाहर्ट्ज़ क्या है? गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पल्सेस है या क्लॉक्स हैं। क्लॉक्स ऐसा होता है कि अगर कोई डेटा होता है तो ये समझिए कि डेटा को हम एक करियर में रखते हैं, और जिस स्पीड से वो करियर चलता है उसे क्लॉक्स कहते हैं। तो अगर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है और एक जगह 3 गीगाहर्ट्ज़ का है, तो 3 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर जो होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा बनस्पत 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है,
और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद एक मेमोरी होती है जिसे कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। अधिकतर लोग इसको प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, इसी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, और मेमोरीज को नहीं जानते, लेकिन ये एक प्राइमरी स्टोरेज ये भी होती है। और ये इंस्ट्रक्शन और डेटा को अपने उसमें होल्ड करती रहती है और कंट्रोल यूनिट के डायरेक्शंस में अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करती चली जाती है। जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि दो टाइप की मेमोरी होती है, एक सीक्वेंशियल होती है और एक डायरेक्ट एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल मेमोरी में टाइम लगता है, जैसे आपके घर में आपने टेप कैसेट देखा होगा, पुराना कैसेट, वीडियो कैसेट में अगर कहीं पर पहुंचना है तो आपको टाइम लगता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी उसके एड्रेस में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसी क्योंकि ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी रैम फास्ट हो सकेगी। रैम एक्सट्रीमली फास्ट होती है। रैम दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। बेसिकली जो डायनेमिक रैम है वो ही बेसिकली रैम की जगह यूज़ की जाती है आज की डेट में। स्टैटिक रैम के दूसरे काम होते हैं, उसका हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन दो टाइप की रैम होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम आज की डेट में यूज़ की जाती हैं। रैम की जो रैम यूज़ की जाती है आज की डेट में, अगर आप मार्केट में जाएं रैम लें तो वो डायनेमिक रैम होती है। 8 GB या 4 GB या 2 GB या 1 GB की जो रैम होती है वो डायनेमिक रैम होती है बेसिकली। ये रैम में इंस्ट्रक्शंस आते हैं और ये इंस्ट्रक्शन सब मशीन लैंग्वेज में होते हैं, यानी 0101 चार्ज या एब्सेंस ऑफ चार्ज, इस टाइप से ये रहते हैं। तो ये चार्जेस यही मशीन लैंग्वेज में रहते हैं और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं। रैम ये सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को अपने पास रखती है और फिर कंट्रोल यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करके अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में ये सारे डेटा को भेजती है और जब वहाँ से प्रोसेसिंग होती है तो वापस रैम में आती है और रैम ही हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो रैम है, सारी यूनिट्स जो हैं बेसिकली पहले लेवल पर रैम से कम्युनिकेट करते हैं और रैम CPU से कम्युनिकेट करती है। असल में रैम को इतना फास्ट क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया क्योंकि कंप्यूटर में कॉस्ट एक मेजर कंसर्न होता है। सारी मेमोरी रैम की मेमोरी बनाई जा सकती है, लेकिन रैम जो है बहुत कॉस्टली मेमोरी होती है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम एक रैम को लेते हैं जिसकी स्पीड डेटा देने की, लेने की CPU के बराबर होती है और CPU के साथ वो काम करती जाती है और दूसरे यूनिट्स को डेटा भेजती जाती है, प्रोसेस डेटा भेजती जाती है। तो और ये इसलिए होता है ताकि कोई बॉटलनेक ना रहे, कहीं पर भी कोई कंप्यूटर में बॉटलनेक ना रहे। तो हम इसको फिर समराइज़ करते हैं। जो दो मेन चीज़ें हैं कंप्यूटर में, प्राइमरी में या मदरबोर्ड में हम बोलते हैं, वो दो मेन चीज़ों में से एक मेन चीज़ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। आज की डेट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ULSI चिप के रूप में आती है। ULSI चिप मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो कई साल से चला आ रहा है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन अपने आप में होल्ड करते हैं। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसे हम कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एंड सर्किट्स होते हैं। डेटा रजिस्टर में डेटा जाता है, यानी 20+30 इसमें जाता है। सर्किट्स बताते हैं हमें ऐड करना है और एक्यूमुलेटर उस 20+30 = 50 को होल्ड आउट करते हैं और ये 50 वापस कंट्रोल यूनिट जो होती है कोऑर्डिनेट करके रैम के पास भी रिजल्ट भेज देती है। दूसरा पोर्शन इसमें होता है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट में एड्रेस रजिस्टर होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है और डिकोडर होता है। जो एड्रेस रजिस्टर होता है वो आपका एड्रेस बताता है कि कहाँ पर 20+30 कहाँ पर जाएगा, डेटा रजिस्टर में किस जगह पर जाएगा, कहाँ से किस जगह पर जाएगा, वो एड्रेस रजिस्टर बताता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो बताता है कि ऐड करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। जो रजिस्टर्स होते हैं एड्रेस रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या डेटा रजिस्टर, कोई भी अगर एड्रेस बोला जाए
सॉरी रजिस्टर्स बोले जाए, ये रजिस्टर्स ये भी मेमोरी होते हैं, ये हाईली वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, ये भी प्राइमरी मेमोरी होते हैं। इसके बाद आती है मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी स्टोरेज जिसे कहा जाता है। और कई लोग गलती से ये सोचते हैं कि यही प्राइमरी मेमोरी रैम ही है और कोई और मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, जबकि राइट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी ये है कि जो भी मदरबोर्ड में मेमोरी होगी वो प्राइमरी मेमोरी होगी। ये रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। रैम जो है कंट्रोल यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करती है सीपीयू की, और सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसी यूनिट से कम्युनिकेट करते हैं। वो मशीन लैंग्वेज में सारा डेटा इस रैम में भेजते हैं, रैम इसको आगे सीपीयू में भेजती है और सीपीयू प्रोसेस करके वापस भेजता है, और फिर ये सारे जो प्रोसेस डेटा है वो इन आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है। इसके बाद हमने बोला कि रैम दो टाइप की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। जो आज की डेट में हमारे रैम की जगह यूज़ की जाती है वो डायनामिक रैम है। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है। कैश मेमोरी एक्चुअली स्टैटिक रैम जो होती है कॉस्टली होती है, और कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली जैसे मैंने पहले बोला कि कंप्यूटर्स में हर चीज़ डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर हर चीज़ को अगर हम उतना ही फास्ट कर देंगे जितना फास्टेस्ट मेमोरी या रजिस्टर को ही हम रजिस्टर जैसी जो रजिस्टर्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, वो और स्मॉल अमाउंट में स्मॉल MB में किसी कंप्यूटर्स में होते हैं, अगर उसको ही हम रैम बना देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि कंप्यूटर बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रेन में जो मेमोरी है वो और प्रोसेसर है वो सब एक साथ होते हैं, वो मिक्स्ड होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ये करना अभी पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग है उसका एडवांटेज लेना पड़ता है। हाँ, कहीं पर हमें स्लो मीडिया रखना पड़ता है, कहीं फास्ट मीडिया रखना पड़ता है। अगर हर जगह फास्ट मीडिया रखेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हर जगह स्लो मीडिया रखेंगे तो प्रोसेसिंग फास्ट नहीं हो पाएगी। तो जो स्टैटिक रैम है वो कैश मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है। कैश मेमोरी जो होती है वो रैम और CPU के बीच की चीज़ है। L1, L2 और L3 कैश, 3 कैश यूज़ किए जाते हैं। जो L1 कैश मेमोरी होती है वो CPU के अंदर होती है। वो CPU के अंदर इसलिए रखी जाती है ताकि CPU को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन है वो बिल्कुल पास में मिल जाए, जिससे कि स्पीड और बढ़ जाए। L2 कैश जो होती है वो CPU के बाहर भी हो सकती है और आपका CPU के अंदर भी हो सकती है। L3 कैश जो होती है वो CPU के हमेशा बाहर होती है। तो एक स्टैटिक रैम जो है वो एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश करती है रैम और CPU में। तो जो बेसिकली जो डायनेमिक रैम है वही हम रैम की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कम कॉम्प्लेक्स होती है, सस्ती होती है, और डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड डेटा प्रोसेसिंग एक लिमिट तक कर लेती है। थैंक्स।